साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की जब हम बातचीत चालू करते हैं साक्ष्य अधिनियम 1872 1872 की जब हम बातचीत चालू करते हैं तो बेसिक मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका 1860 में आईपीसी आई जो 1862 में एप्लीकेबल हुई। उसके बाद उसी सीक्वेंस में आपका चूंकि आईपीसी में इंडियन पेनल कोड में केवल अपराध ऑफेंस और उसके पनिशमेंट देयर पनिशमेंट, ठीक है ना, तो अपराध और उसके दंड की ही डेफिनेशन दी गई थी, सब्सटेंटिव लॉ थी। तो किस आधार पर, किन साक्ष्यों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए कन्विक्शन किया जा सकता है या एक्विटल किया जा सकता है, दोष सिद्ध या दोष मुक्ति किया जा सकता है, तो उसके लिए अगला एक्ट आया 1872 में साक्ष्य अधिनियम 1872 में एविडेंस एक्ट आया। सर फिट्स जेम्स स्टीफन ने इस एविडेंस को बनाया, लिखा हमारे लिए और वर्तमान में भी ये इतना रेलेवेंट है। इसी सीक्वेंस में 1898 में 1898 में आपको जानकारी हो कि ना हो, सीआरपीसी, पहली सीआरपीसी भारत में लागू हुई थी, वो भी प्रोसीजरल लॉ है। बाद में फिर जो हम अभी सीआरपीसी पढ़ते हैं 1973 के रेफरेंस के साथ, तो ये बाद में जब भारत आज़ाद हो गया और खासकर जो नई कुछ व्यवस्थाएं थी, फेयर ट्रायल वगैरह था, स्पीडी ट्रायल वगैरह था, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नई सीआरपीसी आपके सामने आई, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस आपका यहाँ पर बना। एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है, ये मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। एविडेंस एक्ट को डोली इन कैपेक्स, सॉरी कहाँ चला गया मैं, एविडेंस एक्ट लैक्स फोरी इसको बोला जाता है, लैक्स फोरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो लैक्स फोरी का मतलब कि द लॉ ऑफ कोर्ट, लक्स फोरी का मतलब होता है कानून यानी न्यायालय की विधि, ठीक है ना, ऐसी विधि जो न्यायालय में सामान्य रूप से यानी कि बाध्यकारी रूप से बॉन्डेबल होती है, एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना, बाध्यकारी रूप से लागू होती है, एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। और साथ में पूरे किसी भी देश में, चाहे भारत की बातचीत करें तो चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे गुजरात हो या चाहे मिजोरम, ठीक है ना, कहीं पर भी हो, यानी चारों तरफ से ये पूरी तरह से एक समान लागू होती है, ठीक है ना, ज़्यादा डिफरेंस कहीं पर भी नहीं आता है, पूरी तरह से एक स्थानीय यानी लोकल रूप से जो है तो वहाँ पर लागू होती है। इसलिए कई जगह इसको लैक्स फोरी को हिंदी में देसी विधि, देशीय विधि भी बोला जा सकता है, मतलब ऐसी विधि जो पूरे देश में एक समान रूप से लागू होती है और ऐसी विधि जो कह सकते हो कि जिसको सही तरीके से लागू करना है कि नहीं करना है, अंतिम फैसला कौन कर सकते हैं, यानी कि सरल शब्दों में समझो कि कोई भी साक्ष्य रेलेवेंट है कि नहीं है, फैक्ट इन इशू क्या बनेंगे, विवादित तथ्य क्या बनेंगे, ये सब चीज का निर्धारण जो है वो न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। अगली चीज, चूंकि ये कह सकते हो कि प्रोसीजरल लॉ है, प्रक्रियात्मक विधि है, इसलिए इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, भूतलक्षी प्रभाव से इसको लागू किया जा सकता है। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब ये होता है कि बेसिक आपको पता होगा कि साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 से लागू है। तो 1872 के पहले भी यदि कोई केस है, उसके पहले के भी कोई मामले हैं, उसके लिए भी साक्ष्य किस प्रकार से लेना है वो एविडेंस एक्ट के तहत लिया जा सकता है, ठीक है ना। और चूंकि अब 1872 बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है, एज ए नॉलेज ये आप ध्यान रखिए कि इसका भूतलक्षी प्रभाव होता है। तो कुछ बेसिक बातचीत मैंने यहाँ पर आपको बताया। एक लास्ट चीज की एविडेंस एक्ट जो साक्ष्य अधिनियम है 3 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है, नियमों पर आधारित, इसको रूल ऑफ रेलिवेंसी बोला जाता है, सुसंगति का नियम बोला जाता है। तो 3 नियम है सुसंगति के। पहला है कि साक्ष्य को, मतलब साक्ष्य विधि के तहत साक्ष्य को विवादित तथ्य तक ही सीमित रखा जाता है। द एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड इन फैक्ट इन इशू, साक्ष्य को विवादित तथ्य तक ही सीमित रखा जाएगा।
ठीक है ना, जो फैक्ट इन इश्यू है उससे रेलेवेंट सुसंगत फैक्ट्स और रेलेवेंट फैक्ट्स जो है वो सुसंगत तथ्य जो है वो न्यायालय में पेश किए जाएंगे। अननेसेसरी चीज़ों को न्यायालय में पेश नहीं किया जाएगा और न्यायालय फिर उन्हीं रेलेवेंट फैक्टों का वैल्यूएशन करेगा, मूल्यांकन करेगा और किसी भी मामले को डिस्पोज करेगा। दूसरा है बेस्ट एविडेंस रूल, यानी कि सर्वोत्तम साक्ष्य हर मामले में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरा यहाँ पर नियम है इन द ऑल केस बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन, हर मामले में सर्वोत्तम साक्ष्य दिया जाना चाहिए। पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लॉज में बेसिकली जो साक्ष्य होता है वो दो प्रकार का होता है, बेसिकली जो डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। एक होता है आपका ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य, और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है ना। तो ओरल एविडेंस कब बेस्ट होगा, कब सर्वोत्तम होगा, ये बोलता है सेक्शन 60 में धारा 60 एविडेंस एक्ट की। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब बेस्ट होगा, कब सर्वोत्तम होगा, ये दो धाराएं बोलती हैं 64 और 91, ठीक है ना। तो ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम यहाँ पे कहता है कि हेयर से एविडेंस डस नॉट मस्ट नॉट बी एडमिसेबल, अनुसूचित साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। सुनी सुनाई साक्ष्य अनुसूचित साक्ष्य एविडेंस एक्ट में ग्राह्य नहीं है। ये तीसरा प्रमुख नियम साक्ष्य अधिनियम के बारे में बोला गया है, ठीक है ना। सुनी सुनाई जैसे कि पेपर में कोई बात छपी है उसको आप एज ए एविडेंस पेश नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में न्यूज़पेपर वगैरह में यदि कोई चीज़ छपी हुई है तो वो हेयर से एविडेंस के तहत आता है। लेकिन फिर भी साक्ष्य अधिनियम में कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं, जहाँ पर हेयर से एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाता है, एडमिट किया जाता है। कौन से अपवाद हैं मैं जब साक्ष्य आगे पढ़ाता रहूँगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये 3 नियमों पर आधारित है, ठीक है ना। साक्ष्य अधिनियम पूरी जैसे आप देखते हो कि जो एविडेंस एक्ट है ये आप सेक्शन 1 से 167 तक की धाराएं हैं। तो इनको देखा जाए तो आप बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो साक्ष्य अधिनियम को। तो यहाँ पर सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक की जो धारा है वो प्रिलिमिनरी सेक्शन है, प्रारंभिक है। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, क्या है साक्ष्य अधिनियम, किस प्रकार से काम करता है, और डेफिनेशन क्लॉज यहाँ पर बताई गई हैं। देन उसके बाद जो सेक्शन 5 से 55 तक है, 5 से 55 तक है, तो धारा से 5 से 55 तक बेसिकली बताया गया कि व्हाट कैन यू प्रेजेंट एज एविडेंस इन कोर्ट, व्हाट कैन यू प्रेजेंट एज एविडेंस इन कोर्ट, आप न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर क्या प्रस्तुत कर सकते हो। न्यायालय में आप साक्ष्य के तौर पर एज ए एविडेंस क्या क्या प्रस्तुत कर सकते हो। तो ये इसकी जो लिस्ट है कि न्यायालय में आप एज ए एविडेंस साक्ष्य के तौर पर क्या क्या प्रस्तुत कर सकते हो, धारा 5 से 55 तक में इस चीज़ को बताया गया है, पहली चीज़। क्लियर कहानी। देन उसके अलावा ऐसा भी इसको बोल सकते हैं कि व्हाट कैन यू आस्क इन द कोर्ट, न्यायालय में आप क्या पूछ सकते हो, ठीक है ना। क्या पूछ सकते हो, क्या रेलेवेंट फैक्ट के तौर पर, ऐसे रेलेवेंट फैक्ट सुसंगत तथ्य के तौर पर व्हाट कैन यू आस्क इन द कोर्ट, न्यायालय में आप क्या पूछ सकते हो, इस बात को भी धारा 5 से 55 तक बताया गया है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट आपका आता है 56 से लेकर के 100। तो 56 से लेकर के 100 का जो दूसरा पार्ट आपका आता है, तो इस पार्ट में बताया गया है कि हाउ कैन प्रूव एनी एविडेंस इन द कोर्ट, किसी भी साक्ष्य को न्यायालय में किस रीत से साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीत, मैनर, ठीक है ना, हाउ मैनर यू आस्क इन द कोर्ट, किस रीत से न्यायालय में आप किसी भी साक्ष्य को पूछ सकते हो, साबित कर सकते हो। तो 2 रीति हैं, एज ए ओरल एविडेंस, एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है ना। तो मौखिक साक्ष्य के तौर पर और दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर। तो मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर किस रीत से, किस मैनर में आप किसी भी चीज़ को कोर्ट में प्रूफ कर सकते हो, साबित कर सकते हो, ये 56 से लेकर के 100 तक में बताया गया है। और तीसरा पार्ट है सेक्शन 101 से लेकर के 166 वाला जो पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि हाउ कैन ए विटनेस बी एग्जामिन्ड, किसी साक्षी की एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा जो है वो किस प्रकार से ली जा सकती है, या ऐसा बोल सकते हो कि विच पर्सन कैन यू आस्क, किस व्यक्ति से आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हो। या कोई भी व्यक्ति एज ए विटनेस कोर्ट में अपीयर हुआ है तो उसकी एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगी, यदि उसकी एग्जामिनेशन ली जा रही है उस दौरान किन किस रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखा जाएगा। ये पूरी बातों को जो है तो सेक्शन 100 से लेकर के 166 तक में बताया गया है।
तो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक अंतिम धारा 167, वो भी कुछ बात करती है, उसको हम देखेंगे क्या बातें हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो मुख्य जो एविडेंस है आपका 3 पार्ट में ही डिवाइड है। इंट्रोडक्शन को आप यदि 1 से 4 तक यहाँ ऊपर रख देते हो, एक अंतिम धारा में कुछ बातें कहती छोटी छोटी, उसको अलग कर देते हो, 3 धाराओं में पूरा आपका एविडेंस एक महत्वपूर्ण है। और जिसमें ये वाला जो पार्ट है, ये एक तरह से देखा जाए तो तीनों पार्ट अपने जैसे सीक्वेंस है उसके हिसाब से ही इनकी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस पार्ट ये वाला है, फिर उसके बाद ये, फिर भी देखा जाए तो अपने सेक्शंस के वाइज ही, ठीक है ना। बाकी 2 पार्ट तो लगभग समान ही है, इक्विवेलेंट ही है इम्पोर्टेंस में, लेकिन पहला पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जिसे बोलते हैं ना 19-20 में, तो पहले पार्ट को आप 20 रखोगे, इन दोनों को 19-19 बोल सकते हो। ये कह सकते हो कि आपका एविडेंस एक्ट की ये बातचीत यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने शुरुआत में सब बातें बता दी, अभी साक्ष्य अधिनियम आपको ये भी पता होगा कि जम्मू कश्मीर भी लागू है, संपूर्ण भारत पर लागू है, ठीक है ना। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर कह सकते हो कि पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, और उसके बाद जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश डिक्लेयर कर दिया गया जम्मू कश्मीर, और बाद में एक लद्दाख जो अलग वहाँ पे बनाया गया। अगली चीज़ यहाँ पर ये है कि कह सकते हैं कि वहाँ पर कब लागू हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 से ये जो साक्ष्य अधिनियम है संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल है। वर्तमान में संपूर्ण होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है, लेकिन इसका विस्तार संपूर्ण भारत पे है। इसके अलावा हर प्रकार के न्यायालय, फिर चाहे वो सेना न्यायालय हो, मार्शल कोर्ट हो, या जनरल कोर्ट हो, सामान्य कोर्ट हो, जहाँ पर विधिक कार्यवाही के तहत एज ए लीगल प्रोसीडिंग साक्ष्य लिया जाता है, वहां पर एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल, वहां पर साक्ष्य अधिनियम आपका क्या है, लागू होता है। विधिक कार्यवाही के तहत साक्ष्य लेने को सीआरपीसी के सेक्शन 2I में डिफाइन किया गया है। तो व्हेन एविडेंस टेकिंग ऑन ऑथ, जहां पर साक्ष्य शपथ पर लिया जाता है, उसको लीगल प्रोसीडिंग विधिक कार्यवाही बोला जाता है, ठीक है ना। तो वहां पर साक्ष्य अधिनियम लागू है। तो साक्ष्य अधिनियम लागू कहाँ नहीं है, तो ध्यान रखिएगा विशेष प्रकार के सेना न्यायालयों पर। आप बैरक सेक्शन 1 में देखोगे तो वहाँ पर बताया गया है कि आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो मार्शियल कोड एस्टेब्लिश किए गए हैं, वहाँ पर एविडेंस एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल, ठीक है ना। तो देयर एविडेंस एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल। तो वहाँ पर जो विशेष यानी स्पेशल मार्शियल लॉ के तहत यदि कोई मार्शल कोर्ट एस्टैब्लिश है, वहाँ पर लागू नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहता है कि जहाँ पर आगे देखोगे कि जहाँ पर शपथ पर यानी कि एनी एविडेंस प्रेजेंट ऑन एफिडेविट, कोई भी साक्ष्य शपथ पत्र पर ऑन एफिडेविट पर कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं है, सॉरी। और तीसरा जो मीडिएटर, मध्यस्थ, ठीक है ना, आर्बिट्रेशन, कंसल्टेशन, मीडिएटर के तहत कोई कार्रवाई होती है, मध्यस्थ कार्रवाइयों में साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं है। तो 3 जगह साक्ष्य अधिनियम के को जो है तो लागू नहीं किया गया है। ये आपका सेक्शन 2 में कहता है, ठीक है ना। एक क्विक रिवीजन है, आप फटाफट इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देन अगली बातचीत हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर अगली बातचीत है इसकी डेफिनेशन क्लॉज की हम बातचीत करेंगे। तो पहली डेफिनेशन यहाँ पर कोर्ट को डिफाइन किया गया है, न्यायालय को डिफाइन किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि न्यायालय शब्द की जो पहली डेफिनेशन धारा आप देखोगे तो 2 तो रिपील है, धारा 3 में इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज बताया गया है। तो पहली जो परिभाषा है न्यायालय है। न्यायालय की यहाँ पर केवल एक सिंपल सी परिभाषा दी है कि क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है, ठीक है। न्यायालय के अंदर क्या इंक्लूड है और क्या इंक्लूड नहीं है, न्यायालय की लेकिन परिभाषा नहीं दी है। परिभाषा के लिए आप आईपीसी की सेक्शन 20 देख सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति, निकाय जो न्यायिक कार्य करता हो, एनी पर्सन, बॉडी एक्ट जुडिशियली, दैट इज कोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 इंडियन पेनल कोड। आईपीसी की धारा 20 के तहत जो भी कह सकते हो कि न्यायिक कार्य कर रहा है वो क्या है, न्यायालय है। कोर्ट की डेफिनेशन वहाँ पर कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला गया है उसको, ठीक है ना। तो न्यायालय हिंदी में और इंग्लिश में कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला गया है, यानी कि जो भी संस्था में जस्टिस प्रोवाइड करती हो तो वो कोर्ट न्यायालय कहलाती है। अब ये धारा बताती है कि वो कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत कौन कौन आता है और कौन नहीं आता है। तो 3 आते हैं, 1 नहीं आता है। 3 कौन कौन आता है, न्यायाधीश, जजेस, मजिस्ट्रेट और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, एनी पर्सन लीगली ऑथराइज्ड फॉर टेकिंग एविडेंस, ठीक है ना। तो जजेस, मजिस्ट्रेट, एनी पर्सन
लीगली ऑथराइज फॉर टेकिंग एविडेंस, तो ये 3 व्यक्ति न्यायाधीश की डेफिनेशन में आते हैं, पर आर्बिट्रेटर न्यायालय शब्द की परिभाषा में नहीं आता है। बस ये ध्यान रखना, ओटी बनने लायक चीज है। 3 आते हैं, 1 नहीं आता है। तो क्या नहीं आता है? आर्बिट्रेटर इन नॉट कम इनटू द डेफिनेशन ऑफ जज। तो न्यायाधीश शब्द की डेफिनेशन में आपका आर्बिट्रेटर नहीं आता है, बाकी सभी 3 आते हैं। तो ये आपका कह सकते हो न्यायालय। अगली चीज यहाँ पे कहता है फैक्ट, तथ्य। 2 प्रकार के तथ्य यहाँ पे बताए गए हैं। पहला जो तथ्य है उसको बोलते हैं फिजिकल और एक्सटर्नल फैक्ट, भौतिक या बाह्य तथ्य। तो क्या कहता है? कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है कि एनी थिंग्स, द स्टेट ऑफ थिंग्स, द रिलेशन ऑफ थिंग्स, द कैपेबल टू बीइंग प्रिसाइड बाय सेंसेस। सेंसेस अपनी इंद्रियों के द्वारा यदि किसी चीज को आप समझ सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, आँख, नाक, कान, ठीक है ना, जीभ और त्वचा के द्वारा आप किसी चीज को फील कर सकते हो, तो वो आपका फिजिकल और एक्सटर्नल फैक्ट तथ्य आता है। मैंने किसी चीज को देखा, मैंने कोई चीज सुनी, मैंने कोई चीज कही, ठीक है ना, मैंने कहीं महसूस, मैंने किसी को स्वाद टेस्ट किया कि भाई कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, कैसा है, मैंने कोई कहीं गर्मी महसूस की, ठंडी महसूस की या जलन महसूस की, तो ये सभी चीज क्या आएगा? मैंने स्मेल किया कहीं पर कि बारूद फटा है, कि सिलेंडर की स्मेल आ रही है, तो ये सभी चीजें जो है तो जो आप अपने सेंसेस के से फील करते हो, वो सभी आपका एक्सटर्नल फैक्ट के तहत आता है, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ जो देखी जाती है, की जाती है, तो जैसे मर्डर हुआ तो मतलब आप देखो किसी गला काटा, आप बोलो किसी गला काटा, कैसे बोलो? देखो कि भाई गले में चाकू लगा हुआ है, तो आप कहोगे आप ये गला काटा, ठीक है ना, एक्सटर्नल फैक्ट। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे कहता है आपका मनोवैज्ञानिक या आंतरिक तथ्य, फिजिकल साइकोलॉजिकल और इंटरनल फैक्ट, साइकोलॉजिकल और इंटरनल फैक्ट। तो उसके अंतर्गत क्या कहता है कि मानसिक दशा दर्शाने वाले तथ्य, ठीक है ना। जैसे मानसिक दशा, तो एनी मेंटल कंडीशन ऑफ दिस पर्सन इज कॉन्शियस। तो कोई मानसिक दशा, इसको भान, किसी व्यक्ति एहसास हो कि जैसे कोई व्यक्ति यदि मान लो कि भय में है, डर में है, तो उस समय जो उसकी मानसिक दशा होगी। कोई व्यक्ति उपेक्षा है कि इंटेंशन, खासकर दुराशा, मेंस्टिया वगैरह जो होते हैं उसको प्रूफ करने के लिए ये चीज़ काम करती। किसी के मन में उपेक्षा थी, कि किसी के मन में जो है तो कह सकते हो कि आशय था, कि ज्ञान था, ठीक है ना। और ये सभी सर्कमस्टांशियल, इसलिए जो आपका मानसिक दशा हमेशा सर्कमस्टांशियल एविडेंस के द्वारा इसको डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक बाइक है और आप कहीं किसी सड़क से चल रहे हो, वहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है 40 किलोमीटर, फिर भी आप 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे हो, तो मतलब वहाँ पर आप नेग्लिजेंस, उपेक्षापूर्ण काम कर रहे हो, ठीक है ना। आपने जो है तो आपने वहाँ पर कह सकते हो ड्रिंक भी कर रखा है, यानी तेज भी गाड़ी चला रहे हो प्लस ड्रिंक भी कर रखा है, तो एक तरह से आप नेग्लिजेंस भी कर रहे हो प्लस नॉलेज भी है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो अपराध है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर सामने व्यक्ति कोई दिखता है कि जिससे आपकी कोई पुरानी खुन्नस थी, रंजिश थी, और आपने उसको टक्कर मार दी, बाद में ये निकल के आता है कि इनकी पुरानी रंजिश थी, तो यहाँ इंटेंशन में निकल के आ जाता है। तो ये सभी जो तथ्यों को दर्शाने के लिए ये मानसिक तथ्य काम करता है आपका, ठीक है ना। तो ये हमेशा जनरली मानसिक तथ्य को सर्कमस्टांशियल, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से ही कह सकते हो प्रूफ किया जाता है। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। नीचे इलस्ट्रेशन में यही सब बातें वहाँ पर बताई गई। देन अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर डेफिनेशन क्लॉज में, तो यहाँ पर जैसे कि आपका रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू को डिफाइन किया गया, पर पहले हम पढ़ेंगे फैक्ट इन इशू को और फिर हम पढ़ेंगे रेलेवेंट फैक्ट को। तो फैक्ट इन इशू, विवादित तथ्य हिंदी में इसको बोलते हैं। तो विवादित तथ्य मतलब कि कह सकते हो कि ऐसा तथ्य जिसके बारे में पक्षकारों में मतभेद हो, देयर आर डिफरेंस अमॉन्ग पार्टी अबाउट दैट फैक्ट। ऐसा कोई तथ्य, एनी फैक्ट, देयर आर डिफरेंस बिटवीन द पार्टी, पक्षकारों में मतभेद हो। मान लो कि मेरे पास ये मार्कर है, मैं कहता हूँ ये मेरा मार्कर है, और मान लो कि आशा कहती है कि मेरा मार्कर है, तो ये मार्कर के बारे में मतलब मैं कह रहा हूँ मेरा है और ये कह रही है आप सर का नहीं मेरा है, तो यहाँ पे विवाद कि मार्कर किसका है, ठीक है ना। एक व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगाया इसने मर्डर किया और कह रहा मैंने नहीं किया, तो जो भी डिस्प्यूटेड फैक्ट हो तो वो आपका फैक्ट इन इशू कहलाता है। एक व्यक्ति कह रहा है कि वादी वाद लगा कहता है कि विवादित संपत्ति मेरी है और प्रतिवादी मना कर रहा है,
तो ये एक्चुअल फैक्ट है, क्या विवादित संपत्ति वादी की है, तो ये पहला चीज। दूसरा चीज क्या कहता है कि उस तथ्य, वह तथ्य पक्षकारों के दायित्व, अधिकार या नियोक्ता को निर्धारित करता हो। दैट फैक्ट डिटरमाइन द राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी ऑफ पार्टी। तो मान लो कि तथ्य, विवादित तथ्य क्या निकलता है, क्या विवादित संपत्ति वादी की है। अब ये प्रश्न, अब इस प्रश्न का उत्तर आता है यदि हाँ, समझिएगा, तो वादी का अधिकार है कि वो विवादित संपत्ति पर, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाए। इसका उत्तर आता है नहीं, तो अब ये वादी का दायित्व है, लायबिलिटी है कि उस संपत्ति से दूर रहे। और मान लो कि जैसे कि क्या कोई व्यक्ति पागल है, जैसे क्या मोहन पागल है, उसका उत्तर आता है हाँ, तो यानी कि यदि वो पागल है तो यानी वो किसी से संविदा नहीं कर सकता, यानी कि डिसेबल हो गया। क्या कोई व्यक्ति जेल में है, हाँ जेल में है, मतलब किसी से संविदा नहीं कर सकता, डिसेबल हो गया। तो जब कोई भी तथ्य जो आपको किसी चीज के लिए डिसेबल करे, निर्योग्य बनाए, ठीक है ना, तो 3 प्रकार के तथ्यों का निर्धारण उस विवादित तथ्य के आधार पर होता है, तो इसको बोलते हैं फैक्ट इश्यू। हाँ सुनो, सही को इस निर्योग्यता को और एक बार समझा दीजिए। देखिए डिसेबिलिटी का मतलब वही होता है कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि क्या कोई पक्षकार, जैसे खास कर जैसे एक सिंपल समझिएगा कि जैसे कोई संपत्ति खरीदने कोई व्यक्ति गया, और मान लीजिए कि उस संपत्ति, जैसे मैं गया एक संपत्ति खरीदने, आशा से मैंने कोई संपत्ति खरीदने की बातचीत की, मेरे और आशा के बीच में संपत्ति के लेन देन के बारे में बातचीत हो रही है। इसी बीच आशा को मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा ऑफर दे दिया, ठीक है ना, और वहाँ पर आप संपत्ति खरीदने चले गए। अब यहाँ पर आप बोनाफाइड परचेजर हैं कि नहीं, आप एज ए बोनाफाइड परचेजर कैपेबल हैं कि नहीं। तो यदि आपको मेरे और आशा के बीच में जो पहला ट्रांजैक्शन था, प्रीवियस जो ट्रांजैक्शन था, उसकी जानकारी नहीं है, और आप बोनाफाइड सद्भावनापूर्वक काम कर रही हैं, बेस्ट कंसिडरेशन आप संपत्ति खरीद रही हैं, तो आप कैपेबल हैं उस संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए, पोजीशन प्राप्त करने के लिए। लेकिन यदि उसका उत्तर मिलता है कि यू आर नॉट द बोनाफाइड परचेसर, आप बोनाफाइड परचेसर नहीं हैं, तो फिर आप इनकेपेबल है, निर्योग्य हैं। सीधी सी बातचीत। डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार से, यानी जिसके आधार पर आप किसी संपत्ति पर क्लेम नहीं कर सकते हैं, या कोई संविदा, जैसे कोई पागल व्यक्ति है, इंसेंट पर्सन है, कोर्ट ने किसी को बोल दिया कि पागल है, अब वो किसी अन्य व्यक्ति से संविदा नहीं कर सकता है। सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपकी साफ साफ कहती है, ठीक है ना। तो किसी प्रश्न के आधार पर 3 बातें कि किसी प्रश्न के आधार पर किसी व्यक्ति का अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का निर्धारण, डिटरमाइन टू राइट, लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है ना, राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी, सॉरी, राइट, लायबिलिटी एंड डिसेबिलिटी को डिटरमाइन, निर्धारित किया जा सके, तो वो आपका कहलाता फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू को जनरली सिविल में बोला जाता है इशू, मुद्दे, विवादक की बोलते हैं, और क्रिमिनल केसेस में इनको बोलते हैं चार्ज। क्या मोहन ने रमेश का मर्डर किया, ठीक है ना, तो वहां पे वो चार्ज कहलाता है, और सिविल मामलों में वो कहलाता है इश्यूज, ठीक है ना। तो ये कहलाता फैक्ट इन इशू। अब जैसे कि अब आते हैं रेवेलेंट फैक्ट में, तो ये आपके सामने प्रश्न है, क्या विवादित संपत्ति वादी की है, विवादित संपत्ति वादी की है। तो अब वादी जो है, इस चीज को प्रूफ करने के लिए जो सबूत कोर्ट यानी जो तथ्य कोर्ट के सामने पेश करता है, वो कहलाते हैं सुसंगत तथ्य। तो यदि क्या विवादित संपत्ति वादी की है, तो न्यायालय पहले वादी से पूछेगा। अब ज्यादा डिटेल से नहीं, जनरली जो अफर्मेटिव क्वेश्चन उठाता है, सकारात्मक प्रश्न उठाता है, तो जनरली उसको सुसंगत तथ्य पेश करना पड़ता है, तो सबूत पेश करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो सुसंगत तथ्य के बारे में बातचीत करते हैं। तो सुसंगत तथ्य क्या कहता है कि सुसंगत तथ्य, देखिए आप आगे कि तथ्य जो अधिनियम की धारा 5 से 55 में निम्नलिखित प्रकारों में से, द फैक्ट विच आर द टाइप रेफर इन द सेक्शन 5 to 55, उसमें देखो बैरक में तो ऐसा लिखा है, मैं समझा देता हूँ कि पहली बात तो तथ्य जो एक दूसरे जुड़ा हुआ, ठीक है ना। पहली बात तो क्या कहता है कि द फैक्ट इज कनेक्टेड विद द अदर फैक्ट इन एनी वे, किसी प्रकार से किसी दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ हो, और धारा 5 से 55 तक में आता हो। उसमें आगे लिखा है कि संबंधित अब अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकार का हो। तो अधिनियम में कौन से उपबंधों के तहत आना चाहिए, 5 से 55 तक में वो रेलेवेंट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, यानी 5 से 55 के अंतर्गत आने वाला तथ्य होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या विवादित संपत्ति वादी की है,
तो वादी ने एक इस चीज को स्पष्ट करने के लिए कि ये संपत्ति मेरी है, प्रश्न ये है, इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन के लिए वादी ने संपत्ति की रजिस्ट्री कोर्ट में पेश कर दी। तो वो कोर्ट में जो रजिस्ट्री पेश की है वो धारा 9, चूंकि वो स्पष्ट कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है कि हाँ भैया ये संपत्ति वादी की है, तो धारा 9 में जो है तो वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से और भी कोई भी साक्ष्य यहाँ पर व्यक्ति पेश करता है तो धारा 5 से 55 तक में कह सकते हैं कि बहुत सारी धाराओं में साक्ष्य वगैरह जो है तो सुसंगत हो जाएंगे और उसी तथ्य को यहाँ पर पेश किया जाएगा। यानी कि इसको ऐसा भी समझिएगा कि जो फैक्ट इन इश्यू होते हैं, फैक्ट इन इश्यू को बोलते हैं सर्टिफाइड फैक्ट, प्रमाणित किए जाने वाले तथ्य, और जिन तथ्यों पर उनको प्रमाणित करने की निर्भरता होती है, डिपेंडेंसी होती है, वो आपके रेलेवेंट फैक्ट कहलाते हैं। ठीक है ना। उन पर एक तरह से निर्भरता होती है कि उनके आधार पर विवादित तथ्यों को फैक्ट इन इश्यू को क्या किया जाता है कि साबित किया जाता है, ना साबित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कहलाता है आपका सुसंगत तथ्य, रेलेवेंट फैक्ट। समझ में आ रहा है सभी को? किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका रेलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य। रेलेवेंट फैक्ट बेसिकली मैं आपको बताऊं कि कई प्रकार से होते हैं सुसंगत तथ्य जो होते हैं। ठीक है ना। तो कुछ सुसंगत तथ्य ऐसे होते हैं जो सर्कमस्टांशियल होते हैं, जिसको हम लॉजिकल भी बोलते हैं, सर्कमस्टांशियल है या लॉजिकल है। और कुछ सुसंगत तथ्य ऐसे होते हैं जो कह सकते हैं कि आपका लीगल होते हैं। तो सर्कमस्टांशियल तार्किक कैसे होते हैं कि जहाँ पर थोड़ा है ना कि वही है कि किसी टाइम स्पॉट पर है, जैसे हमारी जब आप ब्योमकेश बख्शी देखते हो या शेरलॉक होम्स देखते हो या सीआईडी देखते हो, तो वहाँ पे एसी प्रतिदिन बोलते दया कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना। यानी क्राइम सीन सुसंगत तथ्य कि जैसे मान लो कहीं मर्डर हुआ, अब मर्डर सीन पे जो है तो पुलिस वाले जाते हैं या पूछते हैं भाई दुकान वाले से, भाई क्या दिया तूने? पुलिस साहब वो आया और मार के चला गया। तो कौन मार के चला गया? साहब वो आया था 4 दिन पहले धमकी दे गया था कि तुम मेरे पैसे वापस करें तो कुछ जान ले लूँगा, और बस वो। तो ये अब ये जो तथ्य पेश किया कि 4 दिन पहले धमकी दे के गया था मारने की, ये क्या है? तार्किक, लॉजिकल है, इसलिए रेलेवेंट है। क्योंकि हो ना हो इससे मोटिव पैदा होता है, मोटिव हेतु, कि पुराने पैसे का लेन देन था और पुरानी रंजिश थी इसीलिए मारा। तो वो जो तथ्य था कि पुरानी रंजिश थी, पुराना लड़ाई झगड़ा था, तो ये मोटिव यानी कि सेक्शन 8 मोटिव में क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा। वहां पर एक चाकू मिलती है और मान लो कि जो धमकी देके गया था, जैसे मान लो मोहन का मर्डर हो गया और रमेश धमकी देके गया था, और चाकू एक मिलता है, एक तो ये मोटिव वाला एक तथ्य मिल गया सुसंगत। अब चाकू मिलता है, चाकू को जो है तो सरकारी लैब में भेज दिया जाता है, वहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट्स निकल के आते हैं। ठीक है ना। और सरकारी लैब में फिंगरप्रिंट्स निकल के आते हैं, फिंगरप्रिंट्स मोहन के फिंगरप्रिंट से मैच कर जाता है। तो ये जो है तो लीगल रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, जो ये स्पष्ट कर रहा है धारा 9 के तहत कि भाई साहब रमेश का जो मर्डर जो है वो मोहन ने ही किया था, क्योंकि चाकू जो मर्डर वेपन था, तो मर्डर वेपन में किसके फिंगरप्रिंट्स थे? मोहन के। ठीक है ना। तो ये लीगली जो है तो रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा। और धारा 9 में चूंकि वो स्पष्ट कर रहा है इस प्रश्न को कि क्या मोहन ने सुरेश का मर्डर किया, धारा 9 में रेलेवेंट हो जाएगा और एडमिसिबल हो जाएगा, ग्राह्य हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपके जो रेलेवेंट जो है तो फैक्ट जो है वो 5 से 55 तक के तहत निकाले जाते हैं। समझ में आ रही बातें? ठीक है ना। चलिए, इसीलिए एक विधि का बहुत ही और जब फेमस कोटेशन, अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं, 2 शब्द हमेशा बच्चों के सामने आते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर भी बता दूं, जैसे अभी मैंने बोला, पर एक शब्द आता है सुसंगतता, एक शब्द आता है सुसंगतता। सुसंगतता, और एक शब्द आता है ग्राह्यता। इंग्लिश में बोले तो रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी, रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी, सुसंगतता और ग्राह्यता। पहली बात तो सुसंगतता आपका तथ्य का प्रश्न है, द क्वेश्चन ऑफ तथ्य का प्रश्न, द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और ग्राह्यता आपका विधि का प्रश्न होता है। समझिए,
क्राइम सीन से कोई चाकू बरामद होता है तो वो सुसंगत कहलाएगा, क्योंकि वो क्राइम सीन से बरामद हुआ है। लेकिन जब वो विधिक औपचारिकता, लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करता है तो फिर वो ग्राह्य होता है। क्राइम सीन से कोई चाकू मिलता है वो सुसंगत है, लेकिन जब वो लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है, यानी ये चाकू लीगल फॉर्मेलिटीज को मतलब कि धारा 9 के तहत जो चाकू से जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह रिपोर्ट मिली है उसकी वजह से धारा 9 सेक्शन 9 में ये स्पष्ट हो रहा, क्लियर हो रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि भैया ये चाकू को मोहन नहीं पकड़ा था और उसी ने सुरेश का मर्डर किया। और ये कहाँ लिखा है? धारा 9 में लिखा है, इसीलिए वो क्वेश्चन ऑफ लॉ कहलाता है। ठीक है, तो कोई चीज मिली, कोई मर्डर वेपन मिला, वो सुसंगत है, लेकिन जब वो किस धारा के तहत, मतलब वो एक प्रश्न का स्पष्टता प्रोवाइड कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना, यानी वो जो विवादित तथ्य है उसकी कि क्या मोहन ने सुरेश को मारा उसको स्पष्ट कर रहा है, इसलिए वो ग्राह्य है, एडमिसेबल है धारा 9 के तहत, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसलिए सुसंगतता, कोई भी तथ्य पहले सुसंगत होता है, जब वो ग्राह्य होता है तो सबूत बन जाते हैं। जब कोई सुसंगत तथ्य ग्राह्य होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ एडमिसेबल होता है, तो क्या बन जाता है, यानी लीगल फॉर्मेलिटीज को जब पूरी कर लेता है, फुलफिल कर लेता है, तो प्रूफ बन जाता है, सबूत बन जाता है। इसलिए एक बहुत ही फेमस कोटेशन यूज किया जाता है, एडमिसिबिलिटी इज ए ब्रिज बिटवीन रेलेवेंसी एंड प्रूफ। ठीक है ना, एडमिसिबिलिटी यानी ग्राह्यता, सुसंगतता एवं सबूत के मध्य का पुल है। यानी कि कोई तथ्य पहले क्या होगा, सुसंगत होगा, कोई तथ्य पहले क्या होगा, सुसंगत होगा, ठीक है ना, और उसके बाद विधिक प्रावधानों के तहत वो ग्राह्य होगा। ये पुल बना रहा हूं मैं, तो विधिक प्रावधानों के तहत वो ग्राह्य होगा। और जब कोई सुसंगत तथ्य विधिक प्रावधानों के तहत ग्राह्य होगा तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सबूत में, प्रूफ में। इसलिए बोला जाता है कि ग्राह्यता जो होती है, एडमिसिबिलिटी जो होती है, वो सुसंगतता और सबूत के मध्य का पुल है, क्योंकि कोई तथ्य सुसंगत होने के बाद, विधिक प्रावधानों को फुलफिल करने के बाद ही ग्राह्य, और सबूत में, यानी फिर उस सबूत के आधार पर, यानी कि वो चाकू में मोहन के फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, और धारा 9 में ग्राह्य है, इसलिए वो सबूत है, प्रूफ है, जिससे ये सिद्ध होता है, प्रूफ होता है कि मोहन ने ही सुरेश का मर्डर किया है। क्लियर कहानी, समझ में आ रही बातें? सिंपल सी बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। एविडेंस एक्ट जो है तो अभी धीरे धीरे थोड़ा सर का दर्द बढ़ाता है। अच्छा एक्ट है, पढ़ने बहुत मज़ा आता है, पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है एविडेंस एक्ट, क्योंकि थोड़ा दिमाग लॉजिकल, लॉजिक है ना, थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि मुझे, क्योंकि पिक्चरें और उस तरह की चीज़ें देखने में बड़ा मज़ा आती है, जासूसी वाली, तो ऐसे भी एविडेंस भी कुछ इसी तरह का फील अंदर से कराता है ना। अब क्या होगा, CID कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है ना। चलिए मुद्दे की बात करें, तो ये आपका सुसंगतता ग्राह्य था, होप सो आपको समझ में आ रहा हो। अब इसके बाद अगली डेफिनेशन हम देखते हैं। तो अगली डेफिनेशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है, दस्तावेज को डिफाइन किया गया है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है दस्तावेज की, किसी पदार्थ पर, ऑन एनी सब्सटेंट, पदार्थ किसी प्रकार का पदार्थ हो सकता है, पेपर हो सकता है, दीवार हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी पदार्थ, पत्थर हो सकता है, ठीक है ना, पेड़ हो सकता है, लोग जाते हैं ना घूमने फिरने, पेड़ में लगा के आते हैं बड़ा सा दिल और उसके बीच में नाम वाम लिख के आते हैं, है ना। लोग वो इमारतें हैं हमारी ऐतिहासिक धरोहर, वहाँ भी जाते हैं तो कुछ लिख के आते हैं, ठीक है ना। लोग जो है तो मंदिर जाते हैं तो हे भगवान पास करवा देना, हे भगवान से शादी करवा देना, हे भगवान ये करवा देना, हे भगवान सिविल जज बनवा देना, हे भगवान ADPO बनवा देना, वो जब लिख के आते हैं तो वो सभी चीज़ें, या खजराना गणेश चले जाओगे तो वहाँ ऊपर एक भगवान का मंदिर है, भगवान राम सीता का, वहाँ पर चारों तरफ बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे पढ़ने पर, ठीक है ना, कि ऐसे ऐसे लोगों की मनते रहती हैं। गया कभी को किसी ने पढ़ा है वहाँ पे खजराना जा करके? चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो किसी भी पदार्थ पर, ऑन एनी सब्सटेंट, फिर चाहे कोई दीवार हो, कागज हो, पत्थर हो, कहीं पर भी, अक्षरों, अंकों, चिन्हों के द्वारा, बाय लेटर, फिगर और मार्क्स,
किसी विषय को अभिव्यक्त या वर्णित करना, टू एक्सप्रेस और डिस्क्राइब टू एनी मैटर, ताकि वह अभिलेख के तौर पर उपयोग किया जा सके, ताकि वह, ठीक है ना, इंटेंस मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड, दैट इज डॉक्यूमेंट्स, ताकि वह अभिलेख के तौर पर प्रयोग किया जा सके, वह दस्तावेज कहलाता है। सिंपल सी बातचीत यहाँ पे कहता है। आईपीसी में भी दस्तावेज को सेक्शन 29 में डिफाइन किया गया है, लगभग सेम डेफिनेशन, लास्ट भर में अंतर है। वहाँ पे कहता है कि यूज्ड एज ए एविडेंस और यहाँ पे कहता है यूज्ड एज ए रिकॉर्ड, ये इतना अंतर है। वहाँ पे कहता है साक्ष्य तौर पर प्रयोग किया जा सकता है, सेम, बाकी शुरुआत के कंटेंट सेम है, ठीक है ना। और यहाँ पे कहता है कि अभिलेख के तौर पर जो प्रयोग किया जा सकता है वो आपका क्या कहलाता है, दस्तावेज कहलाता है। तो अगली परिभाषा, ठीक है। बाकी तो आप वहाँ पे इलस्ट्रेशन देखेंगे तो वहाँ पे लेख दस्तावेज है, मुद्रित, शिला मुद्रित, फोटो चित्रित दस्तावेज, ठीक है ना, वही जो मैंने बताया, प्रिंटेड लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, लिथोग्राफी जो पत्थर में लिखाई होती है उसको लिथोग्राफी कहते हैं। तो सभी दस्तावेज सिंपल सिंपल से इलस्ट्रेशन, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। अब अगली डेफिनेशन, एविडेंस, साक्ष्य। अब देखिए ये जो अगली डेफिनेशन है साक्ष्य, एविडेंस, तो बेसिकली ये साक्ष्य शब्द को डिफाइन नहीं किया है, ये केवल साक्ष्य के टाइप, काइंड्स बताता है कि दो प्रकार के साक्ष्य होते हैं, ठीक है ना। एक मौखिक साक्ष्य होता है, दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य होता है। तो साक्ष्य क्या होता है, तो साक्ष्य की डेफिनेशन थोड़ा सा लिख सकते हो कि तथ्य जो संगत हो, द फैक्ट विच आर रेलिवेंट, और जो सबूत के तौर पर प्रमाणन बल रखता हो, एंड विच इज कीप द प्रोवेटिव फोर्स एज ए प्रूफ। साक्ष्य मतलब क्या, कि तथ्य जो संगत हो और सबूत के बल पर प्रमाणन बल रखता हो, ठीक है ना। द फैक्ट विच आर रेलिवेंट एंड विच इज कीप प्रोवेटिव फोर्स एज अ प्रूफ। ये जब सबूत यानी वही ग्राह्य हो जाए और सबूत बन जाए तो उसके आधार पर किसी व्यक्ति की अधिकार, दायित्व, नियोगिता, राइट, लायबिलिटी, डिसेबिलिटी को हम डिसाइड कर सकें, तो क्या कहलाता है, साक्ष्य कहलाता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैंने मोहन को सुरेश का मर्डर करते हुए देखा है, और वाकई वो सच बोल रहा है, जो ओरल एविडेंस कोर्ट में दे रहा है, और क्रास एग्जामिनेशन वगैरह में भी बढ़िया बिल्कुल डटा रहता है कि बिल्कुल मैं सच कह रहा हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो उसके आधार पर वो भैया वो साक्ष्य सबूत में कन्वर्ट हो गया, और भैया उस मौखिक साक्ष्य है क्योंकि वो न्यायालय ने उसकी एग्जामिनेशन परीक्षा की है और वो सबूत बन गया, और उसके आधार पर मोहन के ऊपर आपराधिक उत्तरदायित्व अधिरोपित कर दिया गया, इम्पोज कर दिया है, क्रिमिनल लायबिलिटी, कि आपने सुरेश का मर्डर किया है, दैट इज एविडेंस। तो ये कहलाता है साक्ष्य की परिभाषा। बाकी साक्ष्य के प्रकार को यहाँ पे बताता है। तो मौखिक साक्ष्य, ध्यान रखिएगा, मौखिक साक्ष्य जो है न्यायालय के सामने फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए हमेशा पेश किया जाता है। दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य, जो न्यायालय के सामने इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए पेश की जाती है हमेशा। इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स हैं, वर्तमान में IT एक्ट भी आपका आ गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तहत आते हैं। तो कह सकते हैं कि एविडेंस की साक्ष्य के प्रकार, टाइप ऑफ एविडेंस, सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज में हम देखें तो यहाँ पर केवल दो ही बताता है, एक आपका जो है तो मौखिक साक्ष्य, दूसरा दस्तावेज साक्ष्य। लेकिन आप पूरी एविडेंस एक्ट पढ़ते हो तो 5-6 प्रकार और निकल के आते हैं। तो जैसे कि आपका लिख सकते हो, तो अगला है जैसे कि डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष साक्ष्य, धारा 60 पढ़ेंगे कैसे, तो सेक्शन 60 में डायरेक्ट एविडेंस को बताया गया है। दूसरा कहलाता है कि सरकमस्टांशियल एविडेंस, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। सरकमस्टांशियल एविडेंस एक धारा में नहीं है, धारा 6, 7, 8 पढ़ाऊंगा तो उन धाराओं को बताऊंगा, धारा 14 तो बहुत सारी धाराओं में, धारा 106 को कई जगह सरकमस्टांशियल एविडेंस को इनडायरेक्ट बताने का प्रयास किया गया है, सरकमस्टांशियल एविडेंस। तीसरा कहता है भौतिक या वास्तविक साक्ष्य, फिजिकल और रियल एविडेंस, धारा 60 का सेकंड प्रोवाइड हो। तो जैसे बंदूक, चाकू, खून से सने कपड़े, ठीक है ना, इस प्रकार की कोई चीज़ मिलती है, कोई एनीथिंग्स अ सब्सटेंट, ठीक है ना, जो क्राइम सीन से जो है तो सीज होती है, जब्त की जाती है,
तो वो सभी आपका भौतिक साक्ष्य के अंतर्गत आती है। किस प्रकार से काम करती है भौतिक साक्ष्य, धारा 60 पढ़ेंगे तो वो आपकी क्लियर हो जाएगी। हियरसे एविडेंस, अनुसूत साक्ष्य। सामान्य नियम तो हमने पढ़ा है कि हियरसे एविडेंस नॉट एडमिसिबल, लेकिन फिर भी बहुत सारे अपवाद हैं, पढ़ेंगे। धारा 6 अपवाद है आपका, एडमिशन, कन्फेशन, ये सभी हियरसे एविडेंस के तहत आता है। धारा 32, धारा 33, ठीक है ना, धारा 60 का पहला प्रोवाइड हो, पहला परंतु, तो ये सभी हियरसे एविडेंस इज एडमिसिबल, ठीक है ना। अनुसूत साक्ष्य ग्राह्य है तो उस नियम पर आधारित है, तो पढ़ेंगे किस सर्कमस्टांसेस में हियरसे एविडेंस इज एडमिसिबल, ग्राह्य है, और कैसे प्रकार से उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। देन प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य पढ़ेंगे। सेक्शन 62 में प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस को डिफाइन किया गया है। और लास्ट है आपका सेकेंडरी एविडेंस, 63 में द्वितीयक साक्ष्य को डिफाइन किया गया है। तो इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम की पूरी बातचीत करते हैं तो 8 प्रकार, 2 आपके निकल के आते हैं धारा 3 में, और बाकी मैंने बता दिया, तो 8 प्रकार, ठीक है ना, निकल के आते हैं बेसिकली, काम की इतनी। क्लियर कहानी? चलिए अब अगली डेफिनेशन में देखते हैं, साबित, ना साबित और साबित नहीं। और 3 चीजें यहाँ पे बताई गई, प्रूफ, साबित, ना साबित और साबित नहीं। साबित, ना साबित, प्रूफ, डिसप्रूफ, नॉट प्रूफ। साबित की बातचीत करते हैं तो साबित समझिए कि न्यायालय अपने समस्त प्रस्तुत समस्त विषयों पर विचार करने के बाद, आफ्टर कंसिडरिंग द ऑल मैटर प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, यानी न्यायालय अपने समस्त प्रस्तुत सभी विषयों पर विचार करने के बाद, जो विषय हैं, जितने भी मैटर्स का मतलब यहाँ पे क्या कहता है कि कोई भी साक्ष्य, फिर चाहे दस्तावेजी साक्ष्य हो या मौखिक साक्ष्य हो, ओरल एविडेंस हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, जो न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है, कोई भी साक्ष्य जो न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया है, कोई भी कन्फेशन है, कोई भी एडमिशन है, ठीक है ना, कोई एफिडेविट पर कोई सबूत पेश किया गया है, कोई और शपथ पर कोई सबूत पेश किया गया है, तो उन सभी पर न्यायालय क्या कंसीडर करेगा, विचार करेगा। और प्रश्न क्या है कि क्या मोहन ने रमेश का मर्डर किया है, इसके लिए न्यायालय ने सभी साक्ष्य देखा, मोहन ने स्वीकृति भी कर ली, कन्फेशन भी कर ली कि हाँ भैया मैं नहीं मारा है, चाकू पर फिंगरप्रिंट्स के निशान भी मिल गए, आई विटनेस भी मिल गया, तो इसके बाद उस तथ्य के अस्तित्व पर विचार कर, विश्वास कर, बिलीव इट टू एग्जिस्ट, यानी कि उसके बाद न्यायालय, यानी आफ्टर कंसिडरेशन दैट फैक्ट्स, न्यायालय बिल्कुल भरोसा हो गया, बिलीव हो गया है कि ये मर्डर, कह भी रहा है कि मैंने किया है, तो पूरी तरह से भरोसा हो चुका है कि रमेश को केवल एक ही व्यक्ति ने मारा है, वो है मोहन। संदेह के परे, बियॉन्ड ऑफ डाउट, ध्यान रखना, संदेह के परे न्यायालय को बिलीव हो चुका है, बियॉन्ड ऑफ डाउट्स बिलीव हो चुका है उसको कि रमेश को केवल एक ही व्यक्ति ने मारा है, मोहन ने। मामला क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, दूसरी आगे क्या कहता है कि तथ्य के अस्तित्व को इतना अति संभाव्य समझे कि विशिष्ट मामले पर किसी प्रज्ञावान व्यक्ति यही अनुमान लगाएगा, ठीक है ना। द कंसीडर द एग्जिस्टेंस ऑफ सो प्रोबेबल दैट द प्रूडेंट मैन और अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस to act upon the supposition that it exists, यानी कि अब जैसे मान लो कि मोहन मना कर रहा है, नहीं मैंने नहीं मारा, लेकिन फिंगरप्रिंट्स तेरे ही हैं चाकू में, बोल रहा मैंने नहीं मारा, आई विटनेस भी है, सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है भागते हुए, मोबाइल का लोकेशन भी वहाँ पे है, पुरानी रंजिश भी प्रूफ हो चुकी है। भाई साहब आप किसी से पूछ लोगे कि भैया आप तुमने बताओ कि किसने मारा होगा, तो बोलेगा भाई अब इतना मिलने के बाद तो साफ साफ क्लियर हो रहा है। किसी भी सामान्य व्यक्ति, समान बुद्धि वाले व्यक्ति से पूछोगे कि इतने साक्ष्य दिखाने के बाद कि किसने मारा, तो सीधे बोल दोगे मोहन नहीं मारा और किसी ने नहीं मारा है, साफ जितने सबूत है सब इसके खिलाफ ही, विरुद्ध ही और मजबूत है।
ठीक है ना, बियॉन्ड ऑफ डाउट, संदेह के परे ये सिद्ध कर रहा है। फिर भले चाहे मोहन कह रहा मैंने नहीं मारा, लेकिन सबूत सभी उसके अगेंस्ट हैं, उसके विरुद्ध हैं। तो फिर यहाँ पर कोई भी सामान्य व्यक्ति मान सकता है कि इस तथ्य का इसी प्रकार से अस्तित्व होगा, एग्जिस्टेंस होगा, ये कहलाता है। तो जब इस प्रकार से कोई चीज़ संदेह के परे प्रूफ हो जाता है, मतलब कि सिद्ध हो जाता है, तो ये आपका प्रूफ कहलाता है, साबित कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया कि अस्तित्व है, न्यायालय उसके अस्तित्व को मान लेता है, तो यानी कि प्रूफ। और साबित का जस्ट अपोजिट, बिल्कुल उल्टा, लाइक ए फॉल्स, मिथ्या के समान, डिसप्रूफ, कि पूरे सबूत पेश कर दिए गए, लेकिन मोहन ने एक सबूत पेश किया मजबूत सा कि मर्डर वाले दिन तो मैं यहाँ पे था ही नहीं, मैं कहीं और था, या कुछ भी पेश कर दिया जिससे बिल्कुल मतलब संदेह हो रहा है या बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि भाई रमेश को किसी और ने मारा होगा तो मारा होगा, लेकिन मोहन ने जरूर नहीं मारा। ठीक है ना, कि 12 मान लो कि 20 तारीख को ये चार्ज लगा रहे हो कि 20 दिसंबर को 2020 को जो है तो मोहन ने रमेश का मर्डर किया, पर मोहन कह रहा है कि साहब इस तारीख को तो हम इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, मैच देख रहे थे। ठीक है ना, तो फिर अब ऐसे में प्लिया फेलिबाई, मामले से बाहर निकल गया, तो ये ना सामने बिल्कुल प्रूफ। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पे मामला प्रूफ होता है तो हमेशा एक्यूज को क्या दिया जाता है, कन्विक्शन दिया जाता है। ठीक है ना, दोष सिद्ध किया जाता है। जहाँ पर मामला ना साबित होता है यानी डिसप्रूफ होता है, वहाँ पर जो एक्यूज होता है वो हमेशा एक्विटल होता है, दोषमुक्त होता है। और तीसरी चीज कि साबित नहीं हुआ, यानी कि भाई साहब संदेह है, डाउट है, क्या करे कि ना करे, ये कैसे मुश्किल है, न्यायालय गाने गा रहा है। तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस में नॉट प्रूफ, ना तो साबित हुआ ना तो ना साबित हुआ, तो कोर्ट बोलेगा चल भाई ऐसा करते हैं, अभी तो गाने चल रहे हैं, क्या करें कि ना करें, तो फिर तू घर जा, डिस्चार्ज करके उसको घर भेज देंगे, लेकिन बाद में तेरे खिलाफ सबूत मिलेगा तो फिर से बुला के ट्रायल कर लेंगे बच्चा को। तो फिर ऐसे कंडीशन में जहां पर नॉट प्रूफ होता है वहां पर एक्यूज जनरली क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, उन्मोचित हो जाता है। पढ़ेंगे सीआरपीसी में, ट्रायल वगैरह में डिस्चार्ज वगैरह की प्रोसीजर क्या होती है देखेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये 3 सर्कमस्टांसेस को, मतलब 3 साबित, ना साबित और साबित नहीं हुआ, 3 चीजों को यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? कोई समस्या किसी के मन में हो तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपकी धारा 3 की जो डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। अब हम अगली डेफिनेशन को देखेंगे। तो अगली डेफिनेशन है आपका प्रेजम्पशन, उपधारणा। 3 प्रकार की यहाँ उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, निश्चय सबूत धारा 4 में। तो यहाँ पे देखिए, तो सेक्शन 4 यदि आप देखिए तो पहली बात तो उपधारणा क्या होती है। तो उपधारणा मतलब कि किसी तथ्य के अस्तित्व को देखकर किसी अन्य तथ्य का अनुमान लगाना। टू एस्टिमेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर फैक्ट बाय ऑब्जर्विंग एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, किसी तथ्य को देखकर किसी अन्य तथ्य का अनुमान लगाना। यदि किसी के पास से चोरी की वस्तु बरामद हुई है तो इसके आधार पर आप ये उदाहरण लगा सकते हो कि यार इसके पास से चोरी की वस्तु बरामद हुई है, मतलब मैंने रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है और 2 दिन बाद वो मोहन के कब्जे मिलती है। मतलब यहाँ पे अब ये उदाहरण लगा लिया जाएगा कि हो ना हो भैया मोहन ने इसको चोरी किया है, या उसको पता है, यदि इसने नहीं चोरी किया, इसने चोरी किया है, या इसको पता है कि ये चोरी की संपत्ति है और चुराई स्टोलन प्रॉपर्टी इसने अपने पास रखी है। किसी के पास नकली मावा मिलता है, इसका मतलब उदाहरण लगा लेगा कि नकली मावा है तो मतलब क्यों मिठाई बनाएगा और लोगों का सेहत खराब करेगा। तो किसी तथ्य के अस्तित्व को देखकर किसी अन्य तथ्य का अनुमान लगा लेना, ठीक है ना, टू प्रिज्यूम, तो ये कहलाता है उपधारणा। उपधारणा ध्यान रखना रूल ऑफ लॉ, विधि का नियम कहलाता है। और जनरली उपधारणा का प्रभाव क्या होता है कि जब न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा कर लेता है तो इससे वर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है। वर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे जनरली सामान्य नियम पढ़ेंगे आगे वर्डन ऑफ प्रूफ के संबंध में,
पर एक सबूत का भार, जैसे वही है कि यदि मैं न्यायालय कोर्ट से कहता हूँ एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, मान लो कि मैं यहाँ पे कोर्ट के सामने कहता हूँ कि साहब ये मोहन है, इसने जो है तो नकली खोवा अपने घर में रखा और नकली मिठाइयाँ जो है तो बनाने के लिए, और तथ्य पेश कर देता हूँ न्यायालय के सामने कि साहब ये देखिए नकली खोवा इसके यहाँ से 50 किलो बरामद हुआ, तो न्यायालय उस तथ्य के आधार पर मान लेगा कि भाई मोहन ने वो नकली खोवा इसलिए रखा ताकि नकली मिठाई बना सके। तो मुझे बाद में ये साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि उसने इसलिए रखा है, कि न्यायालय उस तथ्य के आधार पर गणना कर लेगा। अब बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाएगा मोहन के ऊपर कि भाई तुम बताओ कि तुम्हारे पास से ये नकली खोवा कैसे आया और तुम्हारा क्या उद्देश्य था। तो अब मुझे बाकी ये साबित करने की आवश्यकता नहीं कि उसका उद्देश्य आपराधिक था, क्योंकि न्यायालय मान लेगा इसके आधार पर। अब उसको साबित करना है कि मेरा उद्देश्य आपराधिक नहीं था, यानी एक्यूज को, अभियुक्त को। तो ये होता है बर्डन ऑफ प्रूफ का इफेक्ट, प्रभाव। आपके एविडेंस जनरली विधि में 3 प्रकार की अवधारणाएं होती हैं: प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रेजम्पशन ऑफ लॉ और मिक्स प्रेजम्पशन लॉ एंड फैक्ट। ठीक है ना। पहली अवधारणा जिसमें आप पढ़ते हो अवधारणा कर सकेगा, इसको बोलते हैं तथ्य की खंडनीय अवधारणा। रिब्यूटेबल प्रेजम्पशन ऑफ फैक्ट बोला जाता है मे प्रिज्यूम, अवधारणा कर सकेगा। ठीक है ना। तो जहाँ पे अवधारणा कर सकेगा तथ्य की खंडनीय अवधारणा कहलाती है। तथ्य की खंडनीय अवधारणा मतलब कि जो तथ्य की जितनी भी खंडनीय अवधारणाएं होती हैं, आप पैरेट पढ़ोगे तो आपका 86, 87, 88, 88A, 90, 90A, 113A, 114 और 118, इतनी धाराओं में कह सकते हो कि तथ्य की खंडनीय अवधारणाएं बताई गई। तथ्य की खंडनीय अवधारणाओं में क्या होता है कि न्यायालय के पास डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधिकार होता है। ठीक है ना, कि वो चाहे तो इन तथ्यों को के आधार मतलब मान सके कि हाँ ये ठीक है। ऐसे तथ्य से वही है कि मान लो कि बाइक मोहन के पास चोरी हुई, धारा 114 के तहत तो तथ्य की खंडनीय अवधारणा है। अब जैसे तथ्य पेश किया जाता है कि साहब ये मोटरसाइकिल मोहन से बरामद हुई, तो इस तथ्य पर सामान्यतः न्यायालय मान सकता है, न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय मान सकता है कि भाई मोहन ने चोरी की है, या न्यायालय बोल सकता है नहीं भैया, हो सकता है कोई गलती उसको फंसा दिया हो, घर में मोटरसाइकिल खड़ी करके निकल गया हो, जिसे तुमको उसे घर से मिली हो, सबूत पेश करो मेरे सामने। तो न्यायालय या तो उस तथ्य के आधार पर मान लेगा या बोलेगा नहीं और सबूत पेश करो और सबूत लाओ तो हम मानेंगे। तो तथ्य की अवधारणा में के आधार पर किसी तथ्य को प्रिज्यूम कर लेना द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो विधि की अवधारणा, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। विधि की अवधारणा 2 प्रकार की होती है, खंडनीय और अखंडनीय। तो विधि की जो खंडनीय अवधारणा होती है उसको बोलते हैं शैल प्रिज्यूम, जो आपका इधर से अवधारणा करेगा। ठीक है ना। तो विधि की जो खंडनीय अवधारणा होती है तो रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, उसको बोलते हैं शैल प्रिज्यूम। तो जनरली विधि की जो खंडनीय अवधारणा होती है ये विधि का एक निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन ऑफ फैक्ट होता है, तथ्य का एक निष्कर्ष होता है, और जिसको मानने के लिए न्यायालय बाध्य होता है। द कोर्ट इज बाउंडेबल। जैसे आप देखेंगे कि जैसे दहेज मृत्यु, तो यदि किसी महिला ने कोई सबूत पेश किए, किसी व्यक्ति ने कोई सबूत पेश किए कि विवाह के 7 वर्ष के अंदर दहेज के लेन देन के लिए किसी को प्रताड़ित किया गया है, किसी को प्रताड़ित किया गया है, और उस प्रताड़ना के फलस्वरूप जो है तो उस महिला की मृत्यु हुई और असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई, तो इतने तथ्य पेश कर दिए जाएंगे तो न्यायालय वहाँ पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B है, तो उसके तहत शैल प्रिज्यूम कर लेगा कि भैया इस महिला की डाउरी डेथ, दहेज के लिए ही मृत्यु हुई है। अब चूंकि न्यायालय इसको मान लेगा कि ये जो सामने अभियुक्त खड़े हैं इन्होंने दहेज मृत्यु की है, उसके आधार पर न्यायालय मान लेगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम खत्म। अब चूंकि कानून में नेचुरल जस्टिस हम अप्लाई करते हैं, नैसर्गिक न्याय का नियम कि दोनों पक्षकार को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, तो नेचुरल जस्टिस के तहत उनको भी सुनने का अवसर मिलेगा, सुनवाई का अवसर मिलेगा, राइट टू हियरिंग मिलेगी। और वहाँ पर यदि कोई ऐसा सबूत पेश कर देते हैं जिससे वो तथ्य ना साबित हो जाता है, डिस्प्रूव हो जाता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में वो उस पर्टिकुलर उपधारणा से बच सकते हैं। नहीं पेश कर पाते हैं तो उसी उपधारणा के आधार पर उन अभियुक्तों को दहेज मृत्यु के लिए दोषित किया जा सकता है और सजा दी जा सकती है। ये कहलाता है आपका
तथ्य विधि की खंडनीय उदाहरण, और तीसरा पार्ट होता है विधि की अखंडनीय उदाहरण, कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत जिसको बोला जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रख लेना कि साक्ष्य अधिनियम में विधि की खंडनीय उदाहरण में कौन कौन सी धाराएं हैं। तो धाराएं हैं आपकी 79 से लेकर के 85C तक, 79 से 85C तक की जितनी धाराएं हैं सभी जो है आपकी विधि की खंडनीय उदाहरणाएं हैं, प्लस 89, 111A, 113B और 114A। तो इतनी धाराएं जो हैं वो विधि की खंडनीय उदाहरण, रिबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ के तहत आती है। अब लास्ट चीज आती है आपकी विधि की अखंडनीय उदाहरण, अनरिबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं आप कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत, जो निश्चायक सबूत के तौर पर काम करते हैं, यानी जिसके बारे में न्यायालय मान के चलता है कि भैया ये सच है और सच के खिलाफ कुछ, सच के अलावा ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप जैसे आप सबूत पेश कर रहे हो साहब, हमें पता है कि सूरज पश्चिम से उगता है, तो कोर्ट बोलेगा भप, दो से डांटेगा, भगा देगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि सूरज पूरब से उगता है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा तथ्य जो सत्य है, कोई व्यक्ति आके कहता है कि साहब मुझे पता है कि भारत के राष्ट्रपति तो मनमोहन सिंह है, भगा देगा कोर्ट, क्योंकि पता है भाई साहब इसमें राष्ट्रपति कौन है, ठीक है ना, जो बिल्कुल बिल्कुल सत्य है ना। अब इसके लिए मत बोल देना कोई कह दे कि नहीं चलो रहने दो, मैं राहुल गांधी पर जोड़ बना लेता हूँ और फिर वो अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि ये वीडियो डाल लेता हूँ यूट्यूब में सभी बनाते हैं फिलहाल। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो कंक्लूसिव प्रूफ, कोई कांग्रेसी तो नहीं बैठा है, नाराज मत होना भाई, एक हमारे दो साथी हैं वो कांग्रेस ज्वाइन किया अभी तो उनके हमको वो करते हैं। अभी रिसेंटली उनका जन्मदिन था, तो एक ने जो है तो कमेंट्स कर दिया कि मतलब इतने उत्साह में दोस्त, और हम दोस्त यार तो अच्छे कमेंट्स करते हैं कि भैया भगवान करे अगले प्रधानमंत्री इस देश के, मतलब इन भविष्य में आप देश के प्रधानमंत्री बन जाए। तो हो गया आप, चूँकि हमारे ग्रुप में भाजपा कांग्रेसी दोनों हैं, और ग्रुप में जो है तो हमारे जैसे देवास सांसद महेंद्र सोलंकी भी जुड़े हुए हैं, तो आपसी खींचतान चलती रहती है। तो बस बोले राहुल गांधी के पास अब यही बचे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए तो बड़ा आनंद आता है, ठीक है ना, दोस्तों में खिंचाई चलती रहती है, ठीक है ना, कोई कांग्रेसी तो कोई भाजपाई। चलिए मुद्दे की बात करें। हमारे ग्रुप में एक आम आदमी पार्टी का भी है, ठीक है ना, तो वो भी थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ा उसके अंदर का केजरीवाल निकलता रहता है। फिर जब थोड़ी ज़्यादा निकलने लगता है केजरीवाल, तो फिर उसको शांत कराना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा केजरीवाल निकलेगा तो कोरोना हो जाएगा, फैल जाएगा ग्रुप में, समझ में आया। चलो ठीक है, चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो ये आपकी विधि की जैसे कि कह सकते हो कि अखंडनीय उदाहरणों में, तो ये कौन कौन सी धाराएं काम करती है यहाँ पे, सेक्शन 41 काम करती है, धारा 112 काम करती है, 113 काम, 3 धाराएं हैं जो विधि की अखंडनीय उदाहरण निश्चायक सबूत के तौर पर काम करती हैं। जो देखो बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि इसके लिए बिल्कुल न्यायालय पूर्ण रूप से सही मानेगा, और इसके लिए न्यायालय किसी भी प्रकार से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं देगा, अपॉर्चुनिटी ही नहीं देगा कि भाई आप इस खिलाफ, यानी जिस तथ्य के बारे में न्यायालय ने निश्चायक रूप से मान लिया कि सत्य है, तो न्यायालय कोई भी सबूत पेश करने के लिए नहीं कहेगा, ठीक है ना। कोई व्यक्ति ला करके कोर्ट में दे देता है कि साहब ये रहा कह सकते हो डाइवोर्स, यानी कोर्ट में डाइवोर्स हो गया है। अब कोई व्यक्ति आगे कहेगा नहीं साहब हमारे पास सबूत है कि अभी भी वो शादी लीगल है। भाई जब एक अधिकारिता वाले न्यायालय ने डाइवोर्स डीड दे दी है, विवाह विच्छेद बता दिया है, तो अब आप कोई फालतू सबूत पेश करते रहो कि साहब उनके बीच में वैध विवाह है, ऐसा कोई सबूत न्यायालय लेने से बिल्कुल अग्राह्य कर देगा। न्यायालय ने किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, अब वो कोर्ट में जा रहा है कि साहब नहीं साहब मैं संविदा कर सकता हूँ। अरे भाई साहब तू इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है बाय द कोर्ट, जो एस्टेब्लिश कोर्ट है, तो फिर अब आप कोई ऐसा सबूत पेश करने के लिए न्यायालय सुनेगा ही नहीं आपको कि आप सबूत पेश करो कि साहब मैं संविदा कर सकता हूँ। भाई आप दिवालिया इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, मतलब आप संविदा करने के लिए इनकेपेबल हो गए, सीधी सी बात, मान लिए, खत्म बात, ठीक। तो ये आपकी डेफिनेशन क्लॉज